जय संविधान। देखिए, आज मेरे साथ इस चर्चा में राजेंद्रन साहब हैं, जो बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने कॉरपोरेट जर्नलिज्म में भी बहुत लंबा समय व्यतीत किया है, अध्यापन में भी अपना जीवन व्यतीत किया है और जो कॉरपोरेट लाइफ की बारीकियों को समझते हैं। तो इसीलिए आज मैंने एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे राजेंद्रन साहब को इनवाइट किया, जिसमें मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की फिस्कल डिसिप्लिन और भारत के अंदर जिस प्रकार का अनर्थ हो रहा है उसका रहस्योद्घाटन किया जाए। और राजेंद्रन साहब से बेहतर आदमी कोई नहीं मिला, तो इसलिए आज मैंने उनको इनवाइट किया। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं राजेंद्रन साहब का, आपका दी पब्लिक इंडिया में। पहले भी आपके साथ चर्चा में बैठ चुका हूं और आपकी जो एक सब्जेक्ट में पकड़ है उसका मैं कायल हूं। देखिए, मुझे यह महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़े पूंजीपति परिवार, भारत के एक बहुत बड़े पूंजीपति परिवार जिसका नाम सबसे ज्यादा ऊपर लिया जाता है, धीरूभाई अंबानी ने जिसकी नींव रखी थी और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया था जिसके सामने दूसरे पूंजीपति टिक नहीं पाते थे। उनके दो पुत्र मुकेश भाई और दूसरे भाई अनिल, दोनों ने जब डिवीजन हुआ अपनी प्रॉपर्टी का, जो भी उनके उद्योग थे, अनिल अंबानी साहब को कुछ कंपनियां मिली, रिलायंस कैपिटल मिली, रिलायंस पावर मिली, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिली। अब ये पता चल रहा है कि 4 साल तक, पिछले 4 साल तक जैसे इस ग्रुप के कार्रवाइयों को दबाया गया, रेगुलेटर्स द्वारा दबाया गया, बैंकर्स द्वारा दबाया गया, ऑडिटर्स द्वारा दबाया गया और सरकार द्वारा दबाया गया। देखिए, जब से सबसे ज्यादा अगर मैं दोष किसी को देता हूं तो भारत सरकार को देता हूं, क्योंकि जब आपको याद होगा, जब विजय मल्ल्या का केस आया था, ललित मोदी, नीरव मोदी का केस आया था, तो भारत सरकार, अब की भारत सरकार जो 2014 में गद्दी में बैठी है, उसने कहा था ये तो लोन पुराने थे और ये हमारे आने के पहले के लोन थे, इसलिए 2017-18 में पकड़े गए। जबकि आपको पता है, जो लोग भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग को जानते हैं, कि अगर हर साल आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उनको विजिट करना होता है, पता चलाना पड़ता है कि उसके अंदर वास्तविकता में कंपनी ठीक चल रही है या उसमें अंदर बैलेंस शीट की फजिंग की गई है। और 2017 में पता चल रहा है, इसका माने 3-4 साल बैंकर्स ने उन ग्रुप्स को फायदा पहुंचाया। लेकिन चलिए, उस समय आपने कांग्रेस को दोष दे दिया था। लेकिन आज एक अनिल अंबानी साहब का ऐसा केस आ रहा है और इनके बारे में विशेष तौर पर यह भी संदर्भ लेना आवश्यक है। हमको आश्चर्य हुआ था जब राफेल की डील हुई थी और उनको एसोसिएट बनाया गया था, अनिल अंबानी साहब को, जिन्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो हमें यह खुद लगा था कि एचएएल को आपने एसोसिएट नहीं बनाया, अनिल अंबानी साहब को बना दिया, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। लेकिन पता चला कि कुछ सरकार से शायद उनकी आपसी संबंध थे। लेकिन 4 साल तक जैसे भारत सरकार ने क्या हस्तक्षेप करके, बैंकर्स पे दबाव डाल के, ऑडिटर्स पे दबाव डाल के, जबकि इसके बावजूद कि ये राइटिंग में आ रहा था, ये बताया जा रहा था कि इस कंपनी में बहुत बड़े घपले हैं, लोन सैंक्शन नहीं हो रहे, डिसबर्स हो रहे हैं, लोन्स का डायवर्जन हो रहा है, पैसा कहीं लिया जा रहा है कहीं, और चीन में और पता नहीं कहां कहां उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है। और अनिल अंबानी साहब अपने प्राइवेट जेट में मस्ती से घूमते हैं, बहुत बड़ा मकान उनके पास है और बहुत करोड़पति अरबपति आदमी है। लेकिन लाखों लोग बर्बाद इसलिए हो गए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल में जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था या उनकी कंपनियों में पैसा लगाया था, उनका पैसा डूब गया। तो मैं राजेंद्रन साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, इस पृष्ठभूमि में आपको क्या लगता है कि इसमें ये सरकार क्या इतनी निकम्मी है और इतना ज्यादा इनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन का नहीं पता है, और किस प्रकार से एक, अगर ये जेल जाने की स्थिति इनकी आ रही है, कल एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं राष्ट्रीय से, जिनका नाम लेने पे एफआईआर हो जाती है, तो नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन जिनके बारे में हिडनबर्ग ने कहा था कि वहां पे शेल कंपनीज हैं और 75% के लिमिट को क्रॉस कर दिया गया है, लेकिन उसको दबा दिया गया। तो क्या ये, अगर ये बड़े बड़े पूंजीपति डूबेंगे तो हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ, जिसमें अरबों करोड़ों रुपए इन पूंजीपतियों को दिया गया है, और शेयर होल्डर्स का म्यूचुअल फंड का पैसा और कंपनी में लगाया हुआ पैसा डूब तो नहीं जाएगा? अब मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, पृष्ठभूमि मैंने बताई। अब राजेंद्रन साहब आप अपनी बात खुलकर बताइए। प्रोफेसर साहब धन्यवाद। और
बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। प्रोफेसर, दो चीजों से मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहली बात तो जहां आपने छोड़ी थी, जो राफेल की बात थी, उसमें मुझे याद आ रहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट होलांड सितंबर मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख के करीब 20 तारीख के करीबन 2018 में उन्होंने एक वक्तव्य एक इंटरव्यू में दिया था मीडिया पार्ट करके एक कंपनी को, कि मुझ पे भारत सरकार का दबाव था कि मैं अनिल अंबानी ग्रुप को एक एस इंडस्ट्रियल पार्टनर जिसे कहते हैं या एस एसोसिएट बनाऊं। और प्रोफेसर साहब, मजे की बात है, 3 दिन पहले उस वक्त हमारी जो रक्षा मंत्रालय मंत्री थी निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने कहा था ना तो मैंने किसी का नाम दिया है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है, और यही स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने मेंटेन किया। तो आपका जो आपने जो एक इंट्रोडक्शन जो प्लेटफॉर्म बनाया था, उसका मेरा यही रेस्पॉन्स है कि ये दो चीजें जो है समअप कर देती हैं कि किस तरीके से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, फेल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, अब मैं उस पर भी आपको बताऊंगा कि क्यों फेल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि उससे पहले एक मजेदार बात बताता हूं प्रोफेसर साहब। हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाएंगे, एक संदर्भ है। एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर होता था इकरस, और वो बेटा था डेडेलस का, जो कि बहुत ही बड़े क्राफ्ट्समैन थे। तो उनको उसने एक मोम से पंख बनाए, उड़ा भी, काफी ऊंचा उड़ा। तो उसके पिताजी ने कहा डेडेलस ने कि ध्यान रखना, उड़ तो रहे हो लेकिन जरा सूरज के पास मत चले जाना। और उसने बात नहीं सुनी और गया, और जो कहानी हुई वो सबको पता है। और यही अनिल अंबानी के साथ हुआ। हम जो आपने इसका जिक्र किया था, मैं ये किताब पढ़ रहा था, पॉलिएस्टर प्रिंस, जो हमिश मैकडॉल की उनकी दूसरी किताब है ये, अंबानी एंड सन्स। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग 7वां चैप्टर है प्रोफेसर साहब, अगर मैं दिखा सकूं तो फोकस पे अगर आता है ये, तो ये है फ्रेंड्स इन द राइट प्लेसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जो चीज आपने 2 वाक्यों में बताया है, जो भी पढ़ के पूरी चीज समझना चाहे कि किस तरह से धीरू भाई अंबानी ने पूरा ये संभाला था। और वहीं से प्रोफेसर साहब वो कड़ी शुरू होती है कि अनिल अंबानी ने जो ये घपलेबाजी का तरीका था, सीखा कहां से और कहां से शुरू। अब आ जाते हैं जो केसेस अनिल अंबानी के ऊपर थे। इसमें ईडी को ज्ञान था, आरबीआई को ज्ञान था, सेबी को ज्ञान था, और जितनी भी इनफैक्ट नेशनल हाउसिंग बोर्ड को भी ज्ञान था, जो रियल एस्टेट का बिजनेस था। ये सब वायलेशंस हुई थी। और इसका एक जीता जागता उदाहरण प्रोफेसर साहब था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, उन्होंने रेजिग्नेशन देने शुरू कर दिए कंपनी से। जो बात आपने, फिर मैं आपकी बात पे वापस जा रहा हूं, क्योंकि आपने एक ढांचा बनाया था कि शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि भैया कंपनी में क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट क्यों निकलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, वो ये बताने के लिए कि आपने जो लोकाजोखा है उसका क्या किया है पूरे साल में। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो कि सेबी के मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे स्टार्टेड रिजाइनिंग, इट वाज अ क्लियर साइन फॉर ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज and the intelligence agencies that something was amiss within the group companies of ADAG. Telecom, there was a problem. He had to be bailed out. In fact, Professor Saab, if you remember, London में he had given a statement that I am bankrupt. उसके बाद government kept supporting him on various aspects. Now, these are the things, Professor Saab, makes one wonder. जिस व्यक्ति का नाम हम नहीं ले तो अच्छा ही है कि वो कुछ भी करते जाएं और कुछ नहीं हो, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के फेवर से बाहर हो जाते हैं
और आज अनिल अंबानी का केस वही है कि यू हैव फॉलन आउट ऑफ फेवर ऑफ द गवर्नमेंट. Otherwise, I don't see any other reason, because you were used for every wrong proposals which the government was trying to push through, or proposals which were controversial in nature. You were made the front end for all the proposals. आज क्या हो गया? How suddenly? तो जो अगेन एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो मैंने 20-25 साल से मैंने देखा है कॉर्पोरेट वॉरफेयर में, there are always process of disgruntlement between the companies. आज के दिन पे आपको याद होगा प्रोसेस, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जब इनकी जो रिलायंस पावर है अनिल अंबानी की, उसको गैस की जरूरत थी, तो भी मुकेश ने गैस देने से मना कर दिया था और मामला कोर्ट तक गया था, मुंबई कोर्ट में, वो सुलझाया किसी तरह से. तो कहीं ये मेरा इस वक्त कंप्लीट हंच है, और इसका कोई मेरे पास तथ्य नहीं है, लेकिन इज इट अ कॉर्पोरेट वॉर which is going on, which is resulting? I'm not supporting Anil Ambani. It's a really in a bad shape, the company, the group, companies. But is it corporate warfare which is acting कि जिस तरीके से ये ईडी और सीबीआई जो है इन पे एक्शन ले रहे हैं? जी प्रोफेसर साहब. नहीं राजेंद्र साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, चलिए ठीक है कॉर्पोरेट वॉर है, लेकिन कॉर्पोरेट वॉर में अगर मेरी कंपनी कोई गलती नहीं करती है और सेबी के रूल्स का या बैंकिंग रेगुलेशंस का वायलेशन नहीं करती है, तो आई कैन फेस एवरीथिंग. लेकिन अगर जैसे आपको याद होगा रामलिंगा राजू जो सत्यम का केस हुआ था, बिल्कुल सिमिलर केस था. बैलेंस शीट की फजिंग थी, ओवर इनवॉइसिंग थी, अंडर इनवॉइसिंग थी, प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना था, और एक महताज करके सत्यम का बिल्कुल उल्टे नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई थी जिसमें डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुआ था. और जब 7,000 करोड़ के घपले का उसने स्वीकार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और तब से वो जेल में पड़ा हुआ है. मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है कि जब ये पता चल रहा था और ये न्यूज आ रही थी कि लोन सैंक्शन नहीं हुए और डिसबर्स कर दिए गए, तो इसका माने बैंकर्स के ऊपर कोई या तो प्रेशर था या बैंकर्स बेईमान थे. अच्छा, जब ये आ रहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रिजाइन करने का मतलब, आप जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था कि 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए, बाकी जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट होते हैं प्रमोटर डायरेक्टर्स के. तो इसका माने इंडिकेटर सारे मिल रहे थे. मेरा प्रश्न यह है, मुकेश अंबानी को बाकी ग्रुप को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, मेरा मतलब यह है अगर अनिल अंबानी साहब पहले 4 साल से इस भ्रष्टाचार उनकी कंपनियां इन्वॉल्व थी, और आज गवर्नमेंट ये कह रही है, रेगुलेटर ये कह रहे हैं और गोदी मीडिया ये कह रहा है कि ये अरेस्ट हो जाने चाहिए और इसके लिए बैंकर्स को और रेगुलेटर्स को दोष दिया जाना चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है जो गवर्नमेंट सबके सिर के ऊपर बैठी है, जो हर चीज के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोषी बताती है, तो जिसने राफेल को एसोसिएट बनाया था पिछले 4 साल से, उसके भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की थी, वित्त मंत्रालय की थी, आरबीआई की थी. ऐसे लोगों को और भारत सरकार को इसका दोष क्यों ना दिया जाए? कॉर्पोरेट जो वॉरफेयर है उसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देते. प्रोफेसर साहब, मैं ये दूसरा पहलू है कि सरकार क्या आंख पे गांधारी की तरह पट्टी बांध के बैठी हुई थी कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, बस सब कुछ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, सब मेरे बच्चे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, कोई गलत नहीं हो सकता. ये एटीट्यूड गवर्नमेंट का जो है, ये एंड ऑफ द डे जो शेयर होल्डर है मार्केट में, जो हर व्यक्ति, आप और मैं, या जिन लोगों ने मार्केट में पैसा लगाया है, जिसके लिए सरकार ओपनली कही है कि आप मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, एएमएफआई एड पे एड डाली जाती है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए. ये पैसा किसका है? हार्ड एंड मनी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो 500 रुपए. प्रोफेसर साहब, मैंने एक स्टोरी की थी जहां पे घर में काम करने वाले मेट्स 250 रुपए बचा के, जो 8,000 रुपए कमाती है, 250 रुपए महीने के जमा करके अपने बच्चे की पढ़ाई की परवरिश के लिए म्यूचुअल फंड में डाल रही थी, क्योंकि उसको यह विश्वास दिलाया गया था
कि ये बहुत बड़ा पैसा बनेगा। जी नहीं राजेंद्र साहब, एक और चीज है, चलिए ये तो लोग अपने यहाँ पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जो यूपीएस में पैसा लग रहा है, एनपीएस में पैसा लग रहा है, न्यू पेंशन स्कीम में पैसा लग रहा है, या जो एलआईसी में आप अपना इंश्योरेंस कराने के लिए पैसा जमा करा रहे हैं, अगर एलआईसी उसको इन म्यूचुअल फंड और कंपनीज में लगा रही है, उसमें मेरा तो दोष नहीं है भाई। मैंने तो एलआईसी में पैसा दिया है कि अगर कुछ हो जाए तो मुझे एलआईसी पैसा दे, या मुझे बोनस दे और रिटर्न दे। या मैंने एनपीएस में पैसा लगाया, पुरानी पेंशन आपने बंद कर दी, नई पेंशन स्कीम कर दी, जिससे मेरा पैसा बिना मुझसे जाने बूझे जबरदस्ती आपने उसको शेयर मार्केट में डलवा दिया। तो एक तो होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक होता है इनएक्टिव इन्वेस्टिंग। तो ये तो इनएक्टिव इन्वेस्टिंग है। विदाउट माई नॉलेज एलआईसी चेयरमैन ने और एसबीआई चेयरमैन ने मेरा पैसा ऐसी कंपनियों में डाल दिया जो डूबने। आपको टाटा के बारे में एक कंपनी का पता होगा, से 30 साल पहले की कंपनी थी, जिसमें जो उसके डायरेक्टर साहब थे, जो उसके होलसेल थे, वो ऐसी कंपनियों में पैसा लगवा देते थे जो डूबने वाली थी और खुद पैसा कमा लेते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो गरीब आदमी का पैसा लूटा जा रहा है, इसको बचाने की जिम्मेदारी सेबी की और सरकार की है। सरकार और सेबी को और इन अधिकारियों को जिन्होंने इसमें जनता के पैसे को लूटा है, अनिल अंबानी साहब के साथ साथ इन लोगों को जेल क्यों ना भेजा जाए। प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने मेरी बात को सप्लीमेंट कर दिया। जो एक्टिव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो गरीब मेड की बात कर रहा हूं, जो 200-250 रुपए दिन में लगा, मतलब महीने के लगा रही है, उसका पैसा भी आपके बोलने पे लगा रही है ना। आपने बोला, आपको पता है कि 2024 के चुनावों के पहले अमित शाह जी ने कहा था कि मार्केट उछलेगा तो डालिए पैसा करके। ये बात कोई मतलब रिकॉर्डेड है। नियम का उल्लंघन है, ये भी सेबी का नियम, वो क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं था बोलने का। करेक्ट, इट वाज फ्लाउटिंग द नॉर्म्स। खैर वो तो छोड़ दीजिए, हमारा ईसी आज के दिन पे हम देख ही रहे हैं कि कितने नॉर्म्स को फ्लाउट कर रहा है, और वो भी गांधारी बना हुआ है। आज के दिन पे सब गांधारी बने हुए हैं। मैं कानून का पट्टी नहीं कहूंगा, सब गांधारी बने हुए हैं इस वक्त। तो क्या किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात, एक तो डायरेक्ट तरीके से आपने पैसा जो लोगों को बोला कि लगाओ और उसको डुबा रहे हैं ऐसी कंपनियों में जो डलवाते हैं। दूसरा एलआईसी जो आपने मेंशन किया था, एलआईसी हो गया, और भी कई पीएसयूज हैं जिनके पैसे आप मेरे से बिना पूछे, बिना एजीएम किए, कई केसेस ऐसे हैं प्रोफेसर साहब, जहां बिना एजीएम के अप्रूवल के बिना वो पैसे जो हैं इन्वेस्ट करवा दिए गए हैं ऐसी कंपनियों में जो कि लॉस पे चल रही थी उस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो ये विडंबना रही है। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है, सुचेता दलाल का एक आर्टिकल था 2021 में एक मैगजीन में, जिसमें इन्होंने अनिल अंबानी की जितनी भी कंपनियां थी, उस कंपनियों का पूरा लोका जोका जो है एक एक पार्ट के, और उसका जो अंडरलाइनिंग थ्रस्ट था, दैट वाज दैट योर एसबीआई, SEBI, RBI, National Housing Board, all despite knowing that there were problems within the company, failed to take any action where they were supposed to take action. And who governs these? The finance ministry and the relevant ministries, and which is the government. So which means कि गवर्नमेंट ने भी गांधारी की तरह पट्टी बांध के बैठने का निर्णय लिया, जिसका आज जो है नुकसान लोगों को तो हो गया। आपने अनिल अंबानी पे एसेट को फ्रीज किया या एक्वायर किया या उसे जेल में डाला, वो इंडिविजुअल है, वो अपना जो मर्जी करेगा। लेकिन उसके कारण, ये इनएक्शन के कारण, गवर्नमेंट के इनएक्शन के कारण जो नुकसान हर मतलब इंसान को हुआ है, जो इस चीज से कनेक्टेड है, उसकी जवाबदेही कौन देगा। अच्छा, एक चीज और बताइए राजेंद्र साहब, मुझे अफसोस होता है कैसी हमारे देश की व्यवस्था है। एक किसान 2 लाख का लोन लेता है, अगर वापस नहीं कर पाता तो उसका ट्रैक्टर घसीट के ले जाते हैं और वो सल्फास खा लेता है या पेड़ पे लटक जाता है। और इन्हीं अनिल अंबानी साहब का, जिसके बारे में आज कहा जा रहा है कि इनके लोन फ्रीज कर दिए हैं, इनके एसेट्स हमने टेक ओवर कर लिए हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनके लाखों करोड़ों के ऋण माफ किए गए और इन्हीं 4 साल के पीरियड में माफ किए गए हैं। ये मतलब वन टाइम सेटलमेंट्स किए गए हैं, राइट ऑफ्स किए गए हैं, लाखों 50,000 करोड़ की चीज 2,000 करोड़ में सेटल कर ली, 48,000 करोड़ छोड़ दिया।
इसके बावजूद की रिपोर्ट्स मिल रही है कि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और किसान का और गरीब बेचारा आदमी 1 लाख का लोन लेता है, उसको आप जेल में डाल देते हैं। तो ये विडंबना क्या है? नहीं, उस विडंबना को तो प्रोफेसर साहब बाद में समझेंगे। आप प्रिजम्पटिव लॉस जो हुआ था, जिसके कारण आज हम आप और मैं ये बातें कर रहे हैं, जो प्रिजम्पटिव लॉस था, उस लॉस को कहां दिखाया है? वो लॉस कहां है? उस लॉस से क्या देश का भरपाई कर पाए हैं? 11 साल हो गए हैं। आपने कहा कि जो भी इस लॉस के करता धरता है उनको हम जेल में डालेंगे। आप जेल में डाल पाए क्या? क्या किसी का केस साबित हो पाया? नहीं हो पाया। तो अब आ जाते हैं अब ये जो वेव ऑफ की बात। प्रोफेसर साहब, सीएजी की रिपोर्ट ले लीजिए, खुद की रिपोर्ट, जो वेवर हैं और एनपीए के जो केसेस हैं जो आरबीआई के निकलते हैं, आप उनका आंकड़े ले लीजिएगा। आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा एनपीए जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स के होते हैं, जो कि मतलब साल साल भर पहले इंट्रोड्यूस की होती हैं। मतलब लोग लोन लेते हैं और कह देते हैं कि नहीं है। और यही केस अनिल अंबानी के संदर्भ में भी देखा गया कि जो कुछ लोन वेव ऑफ किया, वो ऐसे ऐसे लोन्स वेव ऑफ किए गए थे जिसकी काउंटर गारंटी कई जगह पे इतने बड़े बड़े बैंक्स ने दी थी कि उनका अगर आप क्रेडिट रेटिंग अगर लगाना चाहें, उनकी क्रेडिट रेटिंग, आपकी और मेरी तो क्रेडिट रेटिंग नीचे गिर जाती है कि आपने एक दिन मिस कर दिया। इन बैंक्स की क्रेडिट रेटिंग क्यों नहीं गिरती है, आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। और इसको आरबीआई को देखना चाहिए कि शुड देयर बी अ क्रेडिट रेटिंग फॉर द बैंक्स व्हिच आर स्कोरिंग हाई एनपीएस, बिकॉज एंड इफ इट इज राजेंद्र साहब, जो सेविंग्स बैंक में 3.5% का इंटरेस्ट होता था, आज 2% का हो गया, आधा हो गया है। जनता इसको समझ नहीं रही है। हमारी जेबें कैसे लुट रही हैं। कहां 8% का हमको इंटरेस्ट मिला करता था एफडी में, आज 5.5-6% का मिल रहा है। क्योंकि हमारे पैसे को लूटने के लिए, हमें कम इंटरेस्ट देने के लिए जो जमा करता है, और जमा करता कौन है? मिडिल क्लास और लोअर क्लास है। पैसा उठाने वाली कौन है? वो अमीर क्लास है। तो अमीर क्लास को सस्ता लोन और राइट ऑफ करने के लिए हमें लूटा जा रहा है, जो जनता शायद समझ नहीं रही है। नहीं, देखिए, समझ तो रही है इस बात को। ऑपोजिशन पार्टीज इस बात को काफी अच्छे से उठा पा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। मैं ये नहीं कहूंगा कि कई सालों से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कहूंगा, सालों से तो नहीं, कुछ महीनों से उठा पा रही हैं। उम्मीद है कि लोगों में ये जागरूकता आएगी और समझ आएगी जब इनको चेकबुक के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो उसके आपकी कट जाती है। आप 5 ट्रांजैक्शंस एटीएम से करते हैं, जरा सा आपने मजबूरी में कहीं और से कर लिया तो उसके पैसे कट जाते हैं। कोई हॉस्पिटल में खड़ा हुआ है, उसको पैसे निकालने हैं, आपने लिमिट भी 25,000 कर दिया, तो 5 ट्रांजैक्शन उसको देना है 1.5 लाख रुपया, वो 25-25 करके 5 ट्रांजैक्शन लिया, तो यानी उसका तो परेशानी हो। मतलब दिस इज हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन पावर, कि आप कलम से, एक कलम के हस्ताक्षर से आप कितने करोड़ों लाखों लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। ये सेंसिटिविटी। राजेंद्र साहब, एक और चीज सुनी थी, मेरी घर की जो मेरी हेल्पर है, हमारी जो हेल्पर है, आज से 1.5 साल पहले उसने कहा था मेरे बैंक अकाउंट पे पैसा नहीं निकाल पा रही हूं मैं, और बैंकर ये कह रहे हैं साहब केवाईसी कराइए, और केवाईसी कराने के लिए पहले तो हमने केवल आधार कार्ड दे दिया था, पैन कार्ड की जरूरत है, पैन कार्ड बनाइए और दीजिए तभी आपका केवाईसी होगा। अच्छा, जब वो लेके गई, कहने लगे साहब इसकी फीस है 500 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी। तो लाखों करोड़ों लोगों के, अच्छा 2-3 महीने वो बैंक से ऑपरेट भी नहीं कर पाई, तो उसका पैसा बैंक के पास पड़ा रहा 2%, 1.5% पे, और वो 500 रुपए सोचिए करोड़ों लोगों का। और इस तरह से जो आपने जनधन अकाउंट खुलवाए और सारे गरीब लोगों को इंक्लूड कर लिया, और उसके बाद उनपे ये चार्जेस लगा दिए, मिनिमम चार्जेस, फलाने चार्जेस, ढिकाने चार्जेस। तो आपने तो गरीब जनता को लूटा, आपने फायदा नहीं पहुंचाया। जो हमारे यशस्वी नेता कहते हैं कि साहब हमने जनधन अकाउंट खुलवाए, वास्तविकता में तो वो पैसा लूटने के लिए खुलवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक मुद्दे पे मैं अनिल अंबानी के मुद्दे पे ही वापस ले जाता हूं आपको, जो हमने शुरुआत की थी। राफेल का मुद्दा देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गया, कैसे गया? बंद लिफाफे में। आज तक हमें कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में।
वह कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी सरकार में नहीं, मतलब न्यायपालिका में भी जो है वो नजर आ रही है। आज तक इतिहास में मैं गलत हो सकता हूं प्रोफेसर साहब, मेरा इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, कहीं पे भी ये सील्ड लिफाफे में केसेस को सबमिट करने का जो एक प्रक्रिया है, ये 2014 के बाद ही मैंने सुनी थी। इससे पहले हुआ तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी जस्टिस लोया बनना नहीं चाहता। सही बात है, मतलब ये सच्चाई तो है, और ये नजर भी आ रहा है डिसीजंस में और ऑर्डर्स में, और कई तो ओपनली कह भी रहे हैं और उसके बाद जाके सरकार में ज्वाइन भी कर लेते हैं या पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेते हैं। खैर, ये तो मॉरल ग्राउंड्स की बात है, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू अनिल अंबानीज केस, इट्स अ सीरियस इश्यू ऑफ भारत का जो डंका है इन टर्म्स ऑफ, देखिए मीडिया में तो नंबर नीचे हो गए, आपके डेमोक्रेसी के भी नंबर नीचे हो गए कि आपकी डेमोक्रेटिक पोजीशंस क्या हैं। मानिए इंडिपेंडेंट सर्वेस है, इंडिपेंडेंट, बट दीज आर एस्टैब्लिश्ड रिपोर्ट्स एंड स्टडीज व्हिच आर कंडक्टेड, हर साल किए जाते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग, पासपोर्ट में नीचे गिर गया है। आप कॉर्पोरेट एक लेवल था जहां पे हमारे इंडस्ट्रीज और ये उभर रहे थे 1990 के बाद, एक लड़ाई लड़के अपना पोजीशन बना रहे थे। अब कॉर्पोरेट एथिक्स और कॉर्पोरेट वैल्यूज पे जब सवाल उठने शुरू होंगे, तो जो कंपनीज भारत की बाहर में काम कर रही हैं, दे विल फेस द फायर एंड म्यूजिक। बिकॉज राजेंद्र साहब, जो ये एक जो राष्ट्रीय सेठ की कंपनी है, अमेरिका में जो केस चल रहा है, और उसकी वजह से उन्हें नई फंडिंग होनी इंटरनेशनल वर्ल्ड से बंद हो गई है, जिसकी वजह से हमारी देश की संस्थाओं ने बेल आउट किया है। तो देखिए, ये तो है, आप जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो तो डिस्टर्ब हो ही गई है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यहाँ राष्ट्रीय सेठों की एक अलग कैटेगरी है और गरीब लोगों की अलग कैटेगरी है। नहीं, ये सच्चाई है, लेकिन बैंक्स जो कि आपके अभी भी पीएसयू बैंक्स हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। आपके जो सिस्टम था आपका ओरिजिनल, इनफैक्ट मैं भूल रहा हूं, वो जो आरबीआई के गवर्नर थे, जिन्होंने मतलब लिटरली, ही वाज अ फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, नाम भूल रहा हूं, उन्होंने तो लिटरली इस चीज को रोक दिया था कि आप जो है जब कोई भी लोन अंडर सर्टेन अमाउंट देंगे, you will need to have a number of counter guarantees and collaterals which has to be so that you reduce the collateral damage which happens कि जब लोन रिपेमेंट नहीं हो पाता है। और मजे की बात है प्रोफेसर साहब, अगर आप पार्लियामेंट के क्वेश्चंस उठा के देखें, तो बैंक्स कहते हैं सबसे ज्यादा हमारी जो एनपीए है वो स्टूडेंट लोन्स है। आप बताइए, यानी नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि स्टूडेंट लोन रिपेमेंट जो है नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़े डिफॉल्टर्स हैं। मतलब ये मतलब ये भी है ना। देखिए राजेंद्र साहब, हमारे हिंदी में एक कहावत है कि धोबी में बस नहीं चला और गधे के कान उवेट दिए। जी। तो चलिए, बड़ा अच्छा, अभी क्योंकि टाइम एक लिमिट है, अगली बार फिर बात करेंगे, बट मुझे लगा कि अच्छा एक डिस्कशन हमने किया। थोड़ा इस तरह की बात भी श्रोता दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए। ये राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत हो गई, जनता को पता है, बिहार इलेक्शन से पता चल जाएगा, लेकिन आर्थिक मुद्दों को भी समझदारी से लोगों को समझना, उन तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। पहला प्रयास हमने किया, आगे भी करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।